नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एवरीथिंग विद दर्शना में। आज के इस वीडियो में हम लोग नेबुलाइजेशन थेरेपी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। नेबुलाइजेशन क्या होता है, उसका उद्देश्य क्या है, आखिर ये जो थेरेपी है वो क्यों दी जाती है, इसके क्या प्रोसीजर हैं, यानी कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने होते हैं और क्या कॉम्प्लिकेशन, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, किस किस बात का ध्यान देना है हमें नेबुलाइजेशन थेरेपी देने के टाइम। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि नेबुलाइजेशन थेरेपी होता क्या है। तो समझिए, तो ये एक प्रोसेस है जिसमें कि क्या करते हैं, एक लिक्विड मेडिकेशन लेते हैं और उसे एक मशीन के थ्रू, यानी नेबुलाइजर मशीन के थ्रू मशीन जो मरीज है उन्हें एडमिनिस्टर करते हैं। यानी प्रोसेस ऑफ डिस्पर्सिंग अ लिक्विड इनटू माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, जिसे कि एरोजोल या फिर मिस्ट भी कह सकते हैं, एंड डिलीवरिंग इनटू लंग्स एज पेशेंट इनहेल्स थ्रू द नेबुलाइजर। यानी कि नेबुलाइज़र के मदद से यहाँ पे लिक्विड मेडिकेशन को एक फ़ाइन ड्रॉपलेट के रूप में कन्वर्ट किया जाता है, जिसमें एयर कंप्रेसर होता है। एयर कंप्रेसर जो है इसे एरोजल के फॉर्म में छोटे छोटे, जो कहते हैं ना कि एकदम देखते हैं आप भाप लेते हैं, तो वो जो है फाइन ड्रॉपलेट्स हैं, तो उनमें ये कन्वर्ट करता है और ये डायरेक्टली मरीज़ के लंग्स में, सारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के पार्ट में पहुँच जाता है और बहुत ज़्यादा ही इफ़ेक्टिव होता है। तो ये एक प्रोसेस है जो कि लिक्विड मेडिकेशन को किस में कन्वर्ट करता है, तो फाइन ड्रॉपलेट्स में, जिसे आप एरोजोल या फिर मिस्ट के नाम से भी जानते हैं। और ये नेबुलाइज़र की मदद से होता है। नेबुलाइज़र मशीन है जो कि कन्वर्ट करता है लिक्विड मेडिकेशन को फाइन ड्रॉपलेट्स में, और ये डायरेक्टली मरीज़ के लंग्स पे अपना इफ़ेक्ट छोड़ता है। इट इज़ यूज टू लिक्विफाई एंड रिमूव रिटेन्ड सिक्रीशंस फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक। यानी कि आप जैसा कि जानते हैं कि बलगम जम जाना जो है, कफ वगैरह हो जाता है, तो उन सब को ये क्या करता है, लिक्विफाई कर देता है। यानी आप भाप ले रहे हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा, हल्का नरम हो जाएगा, और फिर आप जो है उसे बाहर रिमूव कर सकते हैं कफ के फॉर्म में। तो इसी तरह से ये सारे सिक्रीशंस को हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिमूव होने में मदद करता है। अब हम पर्पस पे बात करेंगे कि नेबुलाइजेशन थेरेपी क्यों ज़रूरी है और इसका उद्देश्य क्या है। टू रिलीव रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी ड्यू टू ब्रोंकोस्पाज्म, टू करेक्ट द अंडरलाइंग रेस्पिरेटरी डिजॉर्डर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रोंकोस्पाज्म, टू लिक्विफाई एंड रिमूव रिटेन्ड थिक सिक्रीशंस, टू रिड्यूस इन्फ्लेमेटरी एंड एलर्जिक रेस्पॉन्सेज ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। सबसे पहला याद रखिए कि रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी के केस में, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है, इनसफिशिएंसी हो गया है, यानी कि ब्रोंकोस्पाज्म क्या होता है, अनकंट्रोल्ड इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट हो जाता है ब्रोंकियल जो मसल्स होते हैं, जो टिश्यू होते हैं उनका। तो इसमें जो होता है रेस्पिरेशन में डिफ़िकल्टी होने लगती है, तो उससे रिलीव करने में। फिर है कि रेस्पिरेटरी डिजॉर्डर, ठीक है, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ब्रोंकोस्पाज्म के लिए। तो याद रखिए, रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी, रेस्पिरेटरी डिजॉर्डर, और अगर बहुत ज़्यादा सिक्रीशन हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में जमा हो गया, जिसमें कफ और स्प्यूटम वगैरह होते हैं, तो उन्हें लिक्विफाई करके रिमूव करने में ये मदद करता है, लिक्विड के फॉर्म में बदल देगा और फिर वह हमारे गले के थ्रू जो है निकल जाता है। टू रिड्यूस इन्फ्लेमेटरी एंड एलर्जिक रिस्पॉन्सेज ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, यानी कि ये क्या करता है, अगर इन्फ्लेमेशन हो गया है, एलर्जी हो गई है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में, तो उसे ठीक करने में भी नेबुलाइजेशन थेरेपी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके बाद नेक्स्ट है टू करेक्ट ह्यूमिडिफाइड डेफिसिट रिजल्टिंग फ्रॉम इंस्पायर्ड एयर बाई पासिंग द एयरवे ड्यूरिंग द यूज ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेशन क्रिटिकली एंड पोस्ट सर्जिकल पेशेंट्स, when a person has a acute asthma attack, when a person is in respiratory distress, if a person is unable to use a inhaler। इसमें कुछ पर्पस जो है 4-5 आप याद कर लीजिए, जिसमें ये है कि अगर किसी को अस्थमा अटैक हुआ है, अस्थमा की दिक्कत है, किसी को सांस लेने में बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होती है, एलर्जी वगैरह हो गया है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो गया है, तो उस कंडीशन में भी हम लोग नेबुलाइजेशन थेरेपी का यूज करेंगे। और जो इन्हेलर यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए भी नेबुलाइजेशन थेरेपी ही बेस्ट है। एक है कि हम लोग बहुत ही ऐसे बाहर वातावरण में रहते हैं, सांस लेते हैं तो ड्राइनेस हो जाता है, तो इसके बाद भी हमें इरिटेशन फील होने लगता है, तो एयरवे को ह्यूमिडिफाई करने के लिए भी हम लोग नेबुलाइजेशन थेरेपी का यूज करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ नेबुलाइज़र। नेबुलाइज़र के बारे में मैंने बताया कि ये एक मशीन है, एक डिवाइस है, जिसका यूज करते हैं रेस्पिरेटरी मेडिसिन को किस में कन्वर्ट करने में, तो एरोजॉल में या फिर कहें तो मिस्ट में।
ये 3 टाइप के होते हैं। पहला इन्हेलर, जिसे हम MDN भी कहते हैं, यानी मीटर डोज नेबुलाइज़र के नाम से भी जानते हैं। जेट नेबुलाइज़र और अल्ट्रासोनिक नेबुलाइज़र, 3 नेबुलाइज़र हैं यहाँ पे। और जेट नेबुलाइज़र का बहुत ही कॉमन है, आजकल बहुत ही कॉमनली यूज़ में लाया जाता है। और अल्ट्रासोनिक नेबुलाइज़र और इन्हेलर, ये तीनों ही आते हैं, लेकिन ज़्यादातर जेट नेबुलाइज़र का यूज करते हैं। अब हम लोग समझेंगे नेबुलाइज़र का यूज क्या, यानी फंक्शन क्या है, इसका काम क्या है। तो नेबुलाइज़र एक डिवाइस है, उसमें क्या होता है, एक छोटा सा एयर कंप्रेसर होता है जो कि लिक्विड मेडिकेशन को टिनी ड्रॉपलेट्स यानी छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देता है, जो कि डायरेक्टली हम लोग सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं और वो लंग्स में, फेफड़ों में जाके अपना असर छोड़ता है। सिंस द मेडिकेशन गोज स्ट्रेट टू द लंग्स, यानी मेडिकेशन जो है वो डायरेक्टली हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के हर पार्ट में चला जाएगा और इसका जो एक्शन है वो बहुत ही फास्ट होता है, क्योंकि डायरेक्टली ये टारगेट ऑर्गन पे चला जा रहा है। बहुत ही तेज़ और बहुत ही फास्ट ये अपना एक्शन शो करता है। अब हमारा नेक्स्ट है कि क्या क्या इक्विपमेंट्स यानी क्या क्या सामान हमें इकट्ठा करना होगा नेबुलाइजेशन थेरेपी किसी भी मरीज़ को देने के लिए। तो पहला है कि नेबुलाइज़र मशीन होनी चाहिए और उसके साथ कनेक्शन ट्यूब होना चाहिए, यानी कनेक्टिंग ट्यूब होना चाहिए। माउथ पीस होना चाहिए, या फिर आप फेस मास्क ले सकते हैं, मास्क ले सकते हैं। रेस्पिरेटरी मेडिकेशन होना चाहिए, जिसमें अस्थालीन, ब्यूडेकार्ड, डिओलिन वगैरह होता है, इनके रेस्प्यूल्स होते हैं, वो आप ले सकते हैं। नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन लेना है, स्टेराइल वाटर लेना है, कॉटन बॉल्स लेने हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है फेस मास्क, यानी फेस मास्क भी लेना होगा। स्प्यूटम मग विद डिसइंफेक्टेंट, यानी स्प्यूटम मग लेना होता है, जिससे कि इस कहाँ जाता है, जांच के लिए जाता है, और इसमें डिसइंफेक्टेंट भी होने चाहिए। डिस्पोजेबल टिश्यू होने चाहिए, किडनी ट्रे होने चाहिए और मेडिकेशन कार्ड होना चाहिए। ये जो 9-10 आइटम हैं वो मेनली होने चाहिए। नेबुलाइज़र मशीन तो सबसे मेन है, कनेक्टिंग ट्यूब, मास्क, फिर सलाइन लेते हैं डाइल्यूट करने के लिए मेडिकेशन को, और फिर कॉटन स्वैब ले लीजिए, फेस मास्क ले लीजिए, स्प्यूटम ट्रे ले लीजिए, किडनी ट्रे ले लीजिए और डिस्पोजेबल टिश्यू, मेडिकेशन कार्ड, ये सब। अब हम लोग आते हैं प्रोसीजर पे, यानी कि कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे मरीज़ को नेबुलाइजेशन थेरेपी देने के लिए। तो सबसे पहले क्या करना है कि मरीज़ के पास जाना है और उनसे मरीज़ के पास जाकर उन्हें पहचानना है कि इस राम नाम के मरीज़ को ही ये थेरेपी देनी है, यानी आइडेंटिफिकेशन करना है मरीज़ का। फिर जो फिजिशियन है, जो भी डॉक्टर हैं, उनके इंस्ट्रक्शन को देखना है कि उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया है या नहीं और कितना डोज किया है। अब क्या करना है हमें इसके बाद कि सभी तैयार इक्विपमेंट्स वगैरह हम लोग ला लिए हैं। मरीज़ को क्या करना है, पोजीशन द पेशेंट अप्रोप्रिएटली अलाउइंग ऑप्टिमल वेंटिलेशन, यानी सेमी फॉलर पोजीशन या फिर एक कंफर्टेबल पोजीशन में मरीज़ को बैठा देना है, यानी बैठा देना है। एसेस एंड रिकॉर्ड ब्रीथ साउंड्स, रेस्पिरेटरी स्टेटस, पल्स रेट एंड अदर सिग्निफिकेंट रेस्पिरेटरी फंक्शंस। जब बैठा दिए तो उसके बाद जो है यहाँ पे मेनली हार्ट रेट को, ये जो मेडिकेशन हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं, यानी ये जो थेरेपी देते हैं, उसको देने से पहले भी हार्ट रेट मेंशन करना है, मेज़र करना है, और देने के बाद भी हार्ट रेट मेज़र करना है, क्योंकि इससे जो है इरेगुलर हार्ट बीट हो सकता है, यानी चेंजेज हो सकती हैं। तो आपको यहाँ पे एसेस करते रहना है कि साउंड क्या है, सांस लेने पे कुछ घड़घड़ की आवाज़ तो नहीं आ रही है, सांस वो सही से ले रहा है या नहीं, पल्स रेट कितना है, रेस्पिरेशन रेट कितना है, ये सब आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा, हार्ट रेट ध्यान देना होगा। टीच पेशेंट द प्रॉपर वे ऑफ इन्हेलेशन, मरीज़ को बताना है कि आप जो है धीरे धीरे ही सांस लीजिए, मुंह से भी सांस लीजिए और नाक से भी लीजिए, और एकदम डीप ब्रीथ करिए, यानी बहुत ही सांस लीजिए और थोड़ा देर रुकिए और फिर उसे एक्सहेल कर दीजिए, यानी छोड़ दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है इक्विपमेंट्स को तैयार करना, प्रिपेयर इक्विपमेंट्स एट हैंड। चेक डॉक्टर्स ऑर्डर फॉर द मेडिकेशन एंड प्रिपेयर देयर आफ्टर, यानी फिजिशियन के ऑर्डर को देख लिए आप, अब आपको सारे इक्विपमेंट्स को और मेडिकेशन को प्रिपेयर कर लेना है। प्लेस द मेडिकेशन इन द नेबुलाइजर, कैन एड अ अमाउंट ऑफ सलाइन सॉल्यूशन इफ ऑर्डर्ड। आप जो है वो जो रेस्प्यूल्स आते हैं ब्यूडेकार्ड का, डिओलिन वगैरह का, तो आप जो है उनको ले लीजिए और जितना डोज 1, 2, 3 जितना लेना है उतना आप लीजिए, ठीक है, यानी जितना ऑर्डर में पड़ा है इस मेडिकेशन को लीजिए। और नेबुलाइज़र का जो चैम्बर होता है, जिसे कप भी कहते हैं, उस डाल लीजिए। अगर ऑर्डर में है कि इसमें सलाइन डाल के डाइल्यूट करना है तो आप सलाइन डालिए, और अगर ऑर्डर में नहीं है तो बस ऐसे ही डाल के उनसे बंद कर दीजिए, मास्क से अटैच कर दीजिए।
अटैच कर देना है किससे, कंप्रेसर गैस सोर्स से, यानी कि जो नेबुलाइजर मशीन है वहाँ पे जो है कनेक्टिंग पार्ट होता है एक एंड पे, तो उससे ये ट्यूब जो है वो अटैच कर देना है। अटैच द कनेक्टिंग ट्यूब्स एंड माउथपीस टू द नेबुलाइजर, यानी कि माउथपीस को और ये जो ट्यूब है उसको कनेक्ट कर दिए। अब मास्क हमारा अटैच करना है, मास्क को लेंगे और फिर कहाँ पे उसे अटैच करना है, मरीज के मुंह और नाक को कवर करते हुए अटैच करना है। ठीक है, ऐसा लगाना है कि जो मरीज है उसका नाक और मुंह दोनों कवर हो जाए, और मरीज को ये सिखाना है कि नाक और मुंह दोनों से धीरे धीरे सांस लेना और डीप इनहेल करना है, कुछ देर रुकना है ताकि वो अपना असर जो है लंग्स में छोड़ सके, अपना काम कर सके। तो यही प्रोसीजर है। आसान भाषा में समझे तो सबसे पहले कंसेंट लेना है, मरीज़ को पहचानना है, उन्हें ये प्रोसीजर भी एक्सप्लेन करना है, फिजिशियन का ऑर्डर देखना है। हार्ट रेट जो है वो मेन होता है, जो कि नेबुलाइजेशन थेरेपी देने के पहले और देने के बाद भी देखना है। ठीक है, कंफर्टेबल पोजीशन में बिठा दिए हैं। उसके बाद जो भी आपके इक्विपमेंट्स है उसे अरेंज कर लीजिए। इक्विपमेंट्स अरेंज करने के बाद जो भी मेडिकेशन है वो कप में यानी नेबुलाइजर चैम्बर में भर लीजिए, और जो भी ट्यूब्स हैं उसे मशीन से और मास्क से कनेक्ट कर लीजिए, और फिर जो है ऑन कर लीजिए और मास्क जो है अच्छे से अटैच कर दीजिए जो मरीज़ है उसके फेस पे। ठीक है, यानी मुँह जो है, माउथ जो है और नोज़ जो है उसे कवर करते हुए। तो ये पूरा प्रोसीजर है, और लगभग ये प्रोसीजर जो है वो 15 मिनट ही करना चाहिए, 10 से 15 मिनट, उससे ज़्यादा करिएगा तो फिर दिक्कत हो सकती है। और इसका ज़्यादा अमाउंट भी एक ही साथ एडमिनिस्टर नहीं करना है। और जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो हैं ड्राई और इरिटेटेड थ्रोट, टेम्पोररी और ओकेजनल कफ, यानी कि आपको कफ आ सकता है, गले में इरिटेशन लग सकता है, सूखापन महसूस हो सकता है, यानी ड्राई और इरिटेटेड थ्रोट। ठीक है, और हो सकता है कि कुछ समय के लिए आपको कफ भी आए या कभी कभी कफ आए, क्योंकि आप ये जो है एक थेरेपी ले रहे हैं जिससे कि जो भी जमी हुई बलगम जमा हुआ कफ है वो निकल जाएगा। स्नीजिंग, स्टफ़ी और इची नोज़, वाटरी आइज, आँख से पानी आ सकता है, नाक चल सकता है, नाक से पानी आ सकता है। ठीक है, बर्निंग और ब्लीडिंग ऑफ योर नोज़, कभी कभी ऐसा भी होता है किसी को एलर्जी हो या किसी को थोड़ा इंजरी हो गया हो तो नाक से ब्लड आ सकता है या ब्लन हो सकता है, क्योंकि नाक से ही तो सांस लिए हैं, मुंह से सांस लिए हैं, तो कभी कभी इरिटेशन हो जाता है, छिल जाता है अंदर का जो लाइनिंग है, तो इसके कारण ब्लीड कर सकता है। नोजिया, हार्ट बर्न, स्टमक पेन, यानी कि आपको जो है जलन हो सकता है, हार्ट में हार्ट बर्न हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, उल्टी सा महसूस हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है यूरिनेटिंग मोर और लेस देन यूजुअल, यानी आपको बार बार यूरिन पास करने का ये होगा, यानी आपको बार बार बाथरूम लगेगा। डिजीनेस, ड्रॉजीनेस, हेडेक, यानी आपको कमजोरी सी महसूस होगी, चक्कर आने लगेगा, सिर दर्द हो सकता है। अनयूजुअल और अनप्लीजेंट टेस्ट इन योर माउथ, आपने माउथ से ही इनहेल किया है मेडिकेशन, तो आपका जो है टेस्ट थोड़ा बदल सकता है, कुछ समय के लिए आपको कड़वापन लग सकता है, सही नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये सब कुछ क्या है साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि किसी किसी मरीज़ में हो जाते हैं। एक याद रखिए कि गले में इरिटेशन होगा, नोज ब्लीड हो सकता है, उल्टी जैसा महसूस हो सकता है, जलन होगा। ठीक है, आपको इरिटेशन महसूस होगा, आपको चक्कर आ सकता है, हेडेक हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, टेस्ट में चेंजेस हो सकते हैं कुछ समय के लिए, बार बार आपको यूरिन पास करने का अर्ज होगा, यानी बार बार आपको बाथरूम लगेगा। तो ये सारे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, यानी कोई भी प्रोसीजर करते हैं या फिर कोई भी दवा खाते हैं तो वो सब पर असरदार नहीं होती है, किसी को बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा पहुंचाएगी तो किसी को नुकसान पहुंचाएगी। तो ये हमारा छोटा सा वीडियो है, आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल हुआ होगा। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही और सारे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में।